नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम में। तो आज हमारी क्वार्टर सेंचुरी हो गई भैया, 25वां सेशन है। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 14 जुलाई का सेशन शुरू करते हैं। सभी सीरियस एस्पायरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। समय बचाइए, एफर्ट बचाइए और अच्छी और डीप इंसाइट्स हमसे सीखिए। आज का हिंदू अखबार आपके सामने है और मैं ये 4 लेख आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वाला लेख यूरोपियन फुटबॉल पर है, उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। ये वाला लेख अभी जो नए आईटी रूल्स आए हैं उस पर है। इस पर मैं ऑलरेडी 2 एडिट ले चुका हूं, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। आज का पहला है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी, बहुत रिलेवेंट है। आज का दूसरा बहुत ही तगड़ा पॉलिटिकल लेख है कि भारत का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर अब नए तरीके से दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तीसरा बहुत ही प्यारा इकोनॉमी का है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वगैरह जो भी है ठीक है, लेकिन अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम से नहीं बढ़ेंगी तो ग्रोथ होनी नहीं है। और चौथा है कोविड वैक्सीनेशन में हेजिटेंसी को कैसे दूर करें। तो ये चारों तो बहुत ही यूजफुल एग्जाम ओरिएंटेड एडिट्स हैं। ये रहा पहला। प्रीलिम्स, जीएस2 और एसएमए बहुत बहुत यूजफुल। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल उत्तर प्रदेश। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अपनी नई जनसंख्या नीति की घोषणा की। उसमें उन्होंने काफ़ी सारे इंसेंटिव्स और काफ़ी सारी पेनल्टीज़ का मिश्रण रखा है। सो दिस इज़ अ मिक्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज़। उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य की कुल प्रजनन दर अभी जो 2.7 आखिरी आंकड़ा अवेलेबल है उससे गिरा के 2.1 के नीचे लाना है। वर्तमान में बिहार का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 3.1 एनएफएचएस 5 में, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑलरेडी इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर चुके हैं। और उनका कहना है इंसेंटिव पेनल्टीज काम नहीं करते, केवल सही सोशल नीतियां, हेल्थ नीतियां, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर और विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन से ही बात बनेगी। तो वो ऑलरेडी अपना वक्तव्य अलग से दे चुके हैं। एक कायरो कंसेंसस हुआ था जब 1994 में कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हुई थी। समझ गए? ये याद रखना एग्जाम के लिए। कायरो किस देश में है बताइए? और वो देश क्या एक अरब देश है या वो एक नॉन अरब मुस्लिम कंट्री है? तो टिपिकली हम अरब नेशंस किनको मानते हैं? ऐसे कुछ देशों के नाम भी बताओ। कायरो कंसेंसस ने किस चीज का आह्वान किया था? प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, महिला सशक्तिकरण, सार्वभौमिक एजुकेशन, शिक्षा हर व्यक्ति को मिले, मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ, मातृत्व स्वास्थ्य और नवजात शिशु स्वास्थ्य। और कायरो कंसेंसस ने कहा था कि अगर गरीबी रहेगी तो प्रजनन दर ज्यादा ही रहेगी। अगर गरीबी कम कर दी जाएगी तो प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट गिर जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से पता ही है कि टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 हो जाता है किसी समाज का तो आबादी बढ़ना कम हो जाती है। भारत का, पूरे भारत का बोल रहा हूँ, सारे राज्य, सारे धर्म, सारी जातियां मिलाकर टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का ऑलरेडी 2.1 या उससे नीचे जा चुका है। तो बर्थ साइड से भारत में आबादी अब नहीं बढ़ रही है। ये सरकारी आंकड़े हैं और ये फैक्ट्स हैं। 2-3 राज्यों में ज़्यादा है, लेकिन वो भी अगर ऑल इंडिया एवरेज में आप ले लेते हो तो भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी 2.1 के नीचे जा चुका है। तो आप सोच रहे हैं फिर आबादी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि लोग ज़्यादा लंबा जी रहे हैं, लॉन्जेविटी बहुत बढ़ गई है। और 2050 तक भारत की आबादी 160-62 करोड़ होगी। उसके बाद वो इतना तेजी से गिरेगी कि 2100 आते आते हम शायद 95 करोड़ के ही रह जाएंगे। तो भारत के पॉपुलेशन डायनामिक्स अपना पूरा खेल खेल चुके हैं। एनीवे, ये मेरी तरफ से एडिशनल इनपुट था। अब इस पर वापस आते हैं। उत्तर प्रदेश की नीति के लक्ष्य हैं मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस बढ़ाओ, मेल कॉन्ट्रासेप्शन बढ़ाओ, मैटरनल मोर्टेलिटी घटाओ, इन्फेंट मोर्टेलिटी घटाओ। ठीक है, तो ये देखने में तो ऐसे लगते हैं कि कायरो कंसेंसस के साथ हैं, लेकिन इन्होंने जो रास्ता अपनाया है, एडिटर कहता है वो रास्ता इतना ठीक नहीं है। क्योंकि ये रास्ता भारत के अनेक राज्यों में और इनफैक्ट कई दूसरे देशों में जैसे कि चीन आदि पहले ही अप्रभावी हो चुका है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आबादी बढ़ने की, ये एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। इसके लिए इंसेंटिव पेनल्टी सिस्टम काम आते नहीं हैं। तो ये जो ड्राफ्ट यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल अब आने वाला है, उसका गोल है कि जिनके परिवारों में सिर्फ एक ही बच्चे हों उन्हें आप इनाम दो। जिनके पास 2 बच्चे हैं उनको, 1 बच्चे या 2 बच्चे हैं उनको आप गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ एक्स्ट्रा दो, टैक्स में रिबेट्स दो, कैश अवार्ड्स दो। और अगर 2 से ज़्यादा हैं आपकी सरकारी अनुवृत्तियां खत्म हो जाएंगी, आप सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते
और आप स्थानीय चुनावों में खड़े नहीं हो सकते। सरकारी नौकरियां तो वैसे ही मिल नहीं रही है लोगों को, इतना पेंडिंग बैकलॉग सालों का चल रहा है। Many states have tried all this in 1990s and 2000s and mostly those failed. उससे कोई फायदा नहीं हुआ था। कुछ राज्यों का तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भयंकर आलोचना पहले की थी, क्योंकि इन नीतियों को लागू करने के लिए जो तरीके अपनाए गए थे वो संवैधानिक नहीं थे। हरियाणा ने स्थानीय जितने भी चुनाव होते हैं पंचायतों के, उसमें 2 बच्चों से ज़्यादा अगर आपके हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा नियम बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम को ठीक भी बताया था। रिसर्च ने यह बताया है कि कोअर्सिव मेजर्स जो होते हैं उसमें अंत परिणाम यह होता है कि जो गरीब और मार्जिनलाइज लोग होते हैं वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाते हैं, और उस सेगमेंट की फर्टिलिटी रेट कम होती नहीं है। इससे दुनिया भर में जो सबसे प्रभावी नीतियां पाई गई हैं वो है गरीबी को कम करो, आर्थिक सुधारों को बढ़ाओ, और ऐसे आर्थिक सुधारों को बढ़ाओ जिससे नए अवसर आएँ, महिलाओं को अधिक ताकत मिले, और महिलाएं खुद 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा की चाहत नहीं रख सकें और उनमें इतना दम आ जाए और इतनी हिम्मत आ जाए कि वो अपने परिवार को ये बोल सकें। भारत का ओवरऑल टीआरएफ बहुत तेजी से पिछले 20 सालों में गिरा है। यूपी बिहार का टीएफआर भी कंटिन्यूअसली डाउन हुआ है, और आज की तारीख में सही तरीका होगा कि आप उन सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान लगाएं जो भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं। इस प्रकार की नियो मैल्थूजियंस अप्रोच काम नहीं आएंगी। कैसा लगा आपको? तो एक बार कमेंट थ्रेड में टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट की परिभाषा दे दीजिए, और ये 2.1 का जादुई आंकड़ा आता कहाँ से है कि इस पे पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, ये हमें बताइए। और याद रखिएगा, भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी 2.1 के नीचे 2021 में पहुंच चुका है। बहुत ही तगड़ा लेख है अगला, प्रीलिम, GS2 और एसए के लिए बहुत रिलेवेंट होगा। दोनों ऑथर्स ये बताते हैं कि भारत का जो पूरा संघीय ढांचा है, इंडियन फेडरलिज्म, 2026 के पहले पहले इसमें बहुत बड़े परिवर्तनों की आवश्यकता है। तो भैया ऐसा कौन सा एस्टेरॉयड आ रहा 2026 में, आइए देखते हैं। दोनों कहते हैं कि 2026 में हमारी लोकसभा की पूरी संरचना अचानक से बदल जाएगी, और जो नई संरचना होगी वो भारत की 2021 की आबादी के आधार पे होगी। तो ये एक भूचाल आ जाएगा। क्यों? आज अभी तक 2021 की लोकसभा जो 2019 में बनी तक, 1976 से लेके अभी तक लोकसभा की सीटों का आवंटन जो डिलिमिटेशन हुआ था वो 1971 की आबादी के आधार पे था, और उसके बाद उसको फ्रीज कर दिया गया था। पॉपुलेशन की ग्रोथ को टेकन फॉर अकाउंट नहीं किया गया, टेकन इनटू अकाउंट नहीं किया गया। तब की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने जो तर्क दिया था वो ये था, सभी राज्यों में आबादी की बढ़ने की दर इतनी अलग अलग है कि हमने अगर ये अलाउ किया तो बहुत सारे राज्य जो बहुत अच्छा कर रहे हैं फर्टिलिटी कम करने में, दक्षिण के बहुत सारे राज्य जैसे पश्चिम के कुछ राज्य, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो भारत के जो विकसित राज्य थे उन्होंने सही नीतियां अपना के अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से गिरा दी। तो आज तो 2-2 हो गए भैया पॉपुलेशन पे, और जो गरीब राज्य रहे वो एक्सपैंड होते गए, वहां फैमिली प्लानिंग वो सफलतापूर्वक कर नहीं पाए, और इसीलिए 1976 में इसके ऊपर पूरा फ्रीज लगा दिया गया कि लोकसभा की सीटें फिक्स है, और इसको अब 2026 में फिर से देखा जाएगा। समझ में आया आपको? 2026 के बाद ये पूरा बैलेंस नष्ट हो जाएगा, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, ये राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व इतना भयंकर बढ़ जाएगा कि जो अमीर और समृद्ध राज्य हैं उनकी पॉलिटिकल ताकत रातों रात आधी रह जाएगी। तो वहां तो बहुत गुस्सा फैलेगा, और भारतीय संघ के लिए यह अच्छी बात नहीं है। क्लियरली फेडरल प्रिंसिपल्स को फिर से देखने की आवश्यकता है। भारत के संविधान का पहला ही अनुच्छेद क्या कहता है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो बहुत सारे स्टेट साथ में आए और उन्होंने यूनियन बनाया, लेकिन भारत में हम अलग अलग स्टेट सिटीजनशिप, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन तो परमिट करते नहीं हैं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, 1956 का भाषाई आधार पर भारत का पुनर्गठन जो हुआ था, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत के राज्य सारे एसोसिएटिव कम्युनिटीज हैं, और भारत जैसे विविध देश के लिए यही सबसे प्राकृतिक बात भी है। डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है और फेडरलिज्म का प्रिंसिपल जो है वो तब
तक बहुत ठीक चलता है जब राज्यों की आपसी ताकत आपस में बैलेंस्ड हो। लेकिन अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूएंट राज्यों की ताकत, साइज, इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन में अलग अलग हो जाती है तो ये प्रिंसिपल आपस में टकराने लगते हैं। किसी भी लोकतंत्र में सारे नागरिक एक बराबर होते हैं, सबको सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो उस लॉजिक से तो यूपी बिहार को 2026 की लोकसभा के बाद से बहुत सीटें मिल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा तो बाकी के राज्य तो बेचारे बोलेंगे कि हमने क्या पाप किया था भाई। तो इस वजह से बिगर स्टेट्स का डोमिनेशन अगर आने लगा तो स्मॉलर धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल रेलेवेंस ही खो देंगे। और ये एक इतना बड़ा डर होता है कि इसमें संघ टूट जाएगा कि कई देशों ने जब उन्होंने खुद को बनाया था ऐसे मैकेनिज्म्स लाए कि छोटे राज्यों के मन से ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जब अमेरिका बना, हम 1770s पे चले गए हैं, तो वहां के जो छोटे छोटे राज्य जुड़े थे वो कभी भी नहीं जुड़ते। लेकिन संविधान बनाने वालों ने, अमेरिका का, यूएसए का, उन्होंने 4 प्रोटेक्शन दिए। पहला, फेडरल पावर्स को बहुत कट कर दिया, मतलब वॉशिंगटन की पावर कम हो गई। हर राज्य को सेनेट, वहां की राज्यसभा में कंपल्सरीली 2-2 सीटें तो दे ही दी। जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज से चुना जाता है, पॉपुलर वोट से नहीं। अरे भाई, जॉर्ज बुश जूनियर 2001 और डोनाल्ड ट्रंप 2016 पॉपुलर वोट तो हार ही गए थे, उनको तो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट ज़्यादा मिले जिस पे से वो जीत गए। और उस समय जिन राज्यों में स्लेव ओनिंग पॉपुलेशंस थी उनको स्लेव्स को काउंट करने की एज 3/5 ह्यूमन बीइंग परमिशन दी गई थी। अमेरिका ने फाइनली स्लेवरी तो खैर खत्म कर दी और धीरे धीरे फेडरल इंटरवेंशन बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अल्टीमेटली वहां के छोटे राज्यों के पास ताकत है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या हो गई कि बहुत ही छोटा राज्य अगर 2 सीटें लेके इलेक्टोरल कॉलेज में बैठता है, सेनेट में बैठता है, तो वो क्या करता है, ऐसा कोई भी कानून जो उसके हितों के खिलाफ है उसको वो रुकवा देता है। तो इसको कहते हैं एक्सेसिव फेडरलिज्म और फिलिबस्टरिंग ऑफ लेजिस्लेशन। जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट हैं वो इस ताकत को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य अमेरिका के जो ग्रामीण हैं, ज़्यादातर पॉपुलेशन कम है और गोरी चमड़ी के लोग ज़्यादा रहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ बदले ही नहीं। तो ऐसे लोगों की इस पावर को जो बाइडेन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब एक फेडरलिज्म में भी जहां कोशिश की गई कि छोटे राज्यों को बचाओ, वहां भी छोटे राज्यों का बिहेवियर बाद में बदल गया। स्विट्जरलैंड और बेल्जियम ने आपसी रिकंसिलिएशन के थोड़े कम एक्सट्रीम फॉर्म्स यूज किए और अच्छा चल रहा है। भारत का क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि अर्ध संघीय ढांचा सुई जनरिस है। सुई जनरिस का मतलब होता है विशिष्ट, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। भारतीय संविधान के फाउंडर्स को यह पता था कि भारत की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि इस देश को एक रंग में तो रंग ही नहीं सकते, तो ये केवल फेडरली हो सकता है, नहीं तो देश टूट ही जाएगा और ये यूनिटरी हो ही नहीं सकता है देश। लेकिन उस वक्त ये बहुत डर था कि बहुत सारे राजे रजवाड़े जिनको जबरदस्ती लाया गया था फेडरेशन में, वो फेडरेशन तोड़ के भाग जाएंगे और इसीलिए दिल्ली को थोड़ी ज़्यादा ताकत दी गई थी। लेकिन अब हम उस स्टेज के बहुत आगे आ गए हैं और भारत का कोई भी राज्य भारत छोड़ के जाना नहीं चाहता है। छोटे छोटे नए राज्य क्रिएट हुए, लोग बहुत खुश हैं। तो यहां से आगे हमारा रास्ता क्या होगा? 1 2 3 4। पहला, राज्यों की ताकत सेंटर के वीजावी यानी सापेक्ष, जो कि 3 लिस्टों में होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और स्टेट की बॉर्डर को चेंज करने वाले सारे प्रावधान, इनमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर राज्यों को अब ज्यादा ताकत नहीं दी गई तो उनके मन में डर आएगा कि कल को हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, और अगर ताकत दे दी तो वो बहुत खुश होंगे जिससे समृद्धि बढ़ेगी। अरे भाई, यही कोशिश तो पीवी नरसिम्हा राव ने 73rd और 74th अमेंडमेंट से की थी। ये अलग बात है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सफल नहीं हो पाए क्योंकि स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस ने कभी भी लोकल बॉडीज को डायनामिकली ऑटोनोमस बनने ही नहीं दिया। 30 साल हो गए फिर भी। दूसरा, राज्यसभा के रोल को आप एक्सपांड करो। छोटे स्टेट्स को मेजॉरिटेरियन एक्सेस जो हो जाता है लोकसभा के थ्रू कि राज्यसभा को साइड में करो। उसका बेस्ट एग्जांपल है आधार का कानून जो पास हुआ, वो मनी बिल बना के पास कर दिया। अब आधार तो मनी बिल नहीं था ना, लेकिन सरकार ने आधार पे राज्यसभा में कोई डिबेट ही ना हो सके और राज्यसभा उसको रोक ना दे आधार को मैंडेटरी बनाना, इसलिए उसे मनी बिल बना के लोकसभा से पास कर लिया। इसको मेजॉरिटेरियन एक्सेस कहते हैं। ये अलाउ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए राज्यसभा की ताकत बढ़ाओ।
फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के जो सारे फॉर्मूले चल रहे हैं उसमें कोई भी परिवर्तन के लिए सभी राज्यों की सहमति आवश्यक करो। जो बहुत बड़े राज्य बन गए हैं उनको तुरंत छोटे 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 राज्यों में तोड़ दो। समझ में आया आपको? ताकि अब जैसे उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी, तो 2026 के बाद तो ये तो एक तरफा हो जाएगा, जिसका उत्तर प्रदेश पे राज है वो भारत पे राज करेगा, तो ये तो गलत होगा ना। इसलिए उसको 2, 3, 4, 5 राज्यों में तोड़िए ताकि कोई भी एक स्टेट भारत पे राज नहीं करे। भारत की पूरी यूनिटी अखंड है, उसको कोई एग्रेसिव सेंटर की जरूरत नहीं है, कोई राज्य छोड़ के जाना चाहता नहीं है। अगर आप राज्यों को ऑटोनॉमी और पावर दे दोगे तो वो और खुशी खुशी जुड़ के अच्छा काम करेंगे। आने वाले वर्षों में भारत के डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के इस संतुलन को पूरी तरह से टेस्ट किया जाएगा। बहुत ही तगड़ा लेख है, आप शांति से इसको पढ़िएगा और मेरे एनालिसिस को 2 बार देख के समझिए। तो आपकी तरफ से इसकी समरी कमेंट थ्रेड में लिख दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए। ग्रोथ मैटर्स बट इनकम मैटर्स मोर। तो भारत में 2021 की आर्थिक परिस्थिति अब ऐसी हो गई है कि लोगों की परचेजिंग पावर में बहुत ज्यादा हास हो गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट फोकस ऑन इनकम। एनएसओ के डेटा ने बताया कि 2020-21 की राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो आए थे 31 मई को जारी हुआ था, एग्रीकल्चर ने अच्छा किया, मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सबड्यूड है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर जहां पे लो स्किल्ड करोड़ों जॉब्स हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। जीडीपी कांस्टेंट प्राइजेस पे Q4 का 1.6% से बढ़ा, उसके पिछले क्वार्टर में 0.5% से। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर्स ग्रोथ नाउ? अगर आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट समझने हैं तो जो सबसे सही संदर्भ होगा वो होगा नौकरी का परिदृश्य। द राइट कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ द ग्रोथ डिबेट हैपेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सीन। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने, प्राइवेट कंपनी है, मई 2021 में बताया कि भारत का श्रम बल भागीदारी दर 40% था, जो अप्रैल के बराबर था। तो अप्रैल से मई में एलएफपीआर सेम रहा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% से बढ़ के 11.9% हो गया। तो जहां आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सेम रहा, उसी सेम में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब बहुत तेजी से नौकरियों में गिरावट आती चली जा रही है। मई में 1,50,00,000 नौकरियां समाप्त हो गई और ये नवंबर 2016 के नोटबंदी वाले महीने में हुए 1,23,00,000 से भी ज्यादा का विनाश है। जनवरी 2021 से अभी तक भारत में 2,53,00,000 नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, जिनमें से 2,27,00,000 नौकरियां अप्रैल और मई में ही खत्म हुई और उसमें से 1,72,00,000 लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करने वाले थे। बहुत साफ है, सेकंड कोविड वेव ने हमारी रिकवरी की पूरी तरह से पटरी से गाड़ी उतार दी है और हमारे देश की श्रम बल की इनफॉर्मेलिटी और वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर दिया कि जरा सा झटका लगा कि नौकरी गई। फॉर्मल सेक्टर में इतनी नौकरियां नहीं गई क्योंकि वहां कंपनियों के पास पैसा होता है और वो कुछ समय तक आपको पे कर सकती हैं, भले ही आप काम नहीं कर रहे हो। इनफॉर्मल में तो कोई चांस ही नहीं है। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बता चुके हैं कि अगर नौकरी के बाजार में नौकरियां होंगी तो इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है, और एग्रीगेट डिमांड ही अल्टीमेटली आपका जीडीपी होता है, वो इसके बीच की जो लिंक होती है वो होती है वर्कर की डिस्पोजेबल इनकम, और दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर नौकरी है और डिस्पोजेबल इनकम है तो जीडीपी की ग्रोथ है। आगे समझ में? तो उस हिसाब से तो 2021-22 का जीडीपी इतना बढ़ने वाला है ही नहीं। उसका सबूत है फिक्की का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, जो लगातार गिरता जा रहा है। तो बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस क्यों टूट रहा है? क्योंकि भारत के जो 25 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम का लॉस हुआ है, सेविंग्स खत्म हो गई, तो डिमांड आएगी कहां से? प्रोडक्ट्स के लिए। तो लोग ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो असेंशियल गुड्स में ही कर रहे हैं, और असेंशियल गुड्स में भी महंगी ब्रांड्स की बजाय एकदम सस्ते ब्रांड पे चले गए। दुर्भाग्यवश 5 से 6 महीने एक बिल्कुल मडल्ड वैक्सीनेशन पॉलिसी में बर्बाद हो गए, और उसके बाद भी कई जगह लॉकडाउन चल रहे हैं और अभी भी एकदम से वैक्सीनेशन का रेट गिर गया है। तो बिजनेसेस को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो 10 महीने के लोएस्ट लेवल पर आ गया है। तो फर्म्स के पूरे एक्सपेक्टेशंस खराब हैं इस साल के। भारत की ग्रोथ तब बढ़ती है जब जीडीपी का सबसे बड़ा कंपोनेंट पर्सनल कंजम्पशन डिमांड बढ़ता है। आज क्या हुआ है? भारत के एक्सपोर्ट अचानक से बढ़ गए। क्यों बढ़े? क्योंकि विदेशों में कोविड पे थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया है, वहां की इकोनॉमी तो ओपन हो गई, वहां स्टिमुलस दे दिया सेंट्रल बैंक्स ने,
तो विदेशों से भारतीय माल की मांग बढ़ गई तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ गए, लेकिन लोकल इकोनॉमी में नहीं हो रहा है। तो आज सरकार का सारा लक्ष्य होना चाहिए स्थानीय इकोनॉमी में डिमांड जनरेशन, लेकिन सरकार ने इस लक्ष्य को त्याग दिया है। सरकार फोकस कर रही है क्रेडिट सस्ते में ले लो, सप्लाई साइड मेजर, गारंटीड लोन की लाइंस क्रिएट कर दी है, लेकिन गरीब वर्गों तक सीधे सीधे मदद जाए इसके इनिशिएटिव काफी कम हैं। इनिशिएटिव हैं तो सही, लेकिन जितने चाहिए उतने नहीं हैं। तो ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ेगी? 3 कारण दिए हैं इन्होंने। पहला, सारे पॉलिसी मेजर सप्लाई साइड हैं, डिमांड साइड के नहीं हैं, तो डिमांड बूस्ट होगा कैसे? ज्यादातर मेजर्स मीडियम टर्म के हैं जो 2 से 3 साल में असर दिखाएंगे। हमको 2 से 3 हफ्ते में असर दिखाने वाले मेजर चाहिए। और ये जो क्रेडिट बैकस्टॉप्स की नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, वो डिमांड को तब तक नहीं बढ़ाएगी जब तक बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ा बड़ा क्रेडिट लेके नई नई फैक्ट्रियां नहीं लगाती। तब तक वो कहने की बातें हैं। और आज हमारी राजकोषीय नीति बहुत ही टाइट फिस्टेड है, जबकि हमको तो यूनिवर्सल इनकम के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो डिमांड बढ़ेगी ही नहीं। तो आज ग्रोथ रेट वगैरह ठीक है, लेकिन अगर हाउस होल्ड इनकम्स नहीं बढ़ी तो दिक्कत हो जाएगी। यह है पूरी समरी। भारत का ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ ट्रेंड 2016 से कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पैरेलल में बांग्लादेश ने बिल्कुल स्टेडी ग्रोथ दिखाई है इतने सालों में। तो अब ये 5 साल लंबी कहानी बन गई है, इसको अब बदलना बहुत जरूरी हो गया है। आ गया समझ में? तो इसमें आपको क्या 1 या 2 लाइन में समझ में आया हमको बताओ। सारी प्लेलिस्ट अच्छे से देख लेना भाई, आप ही के लिए बन रही हैं। बहुत प्यारे प्यारे हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेस हैं, बहुत हाई लेवल की प्रोफेशनल लर्निंग इसमें आपको मिलेगी। आप यूट्यूब पे ज्वाइन करके 1 महीना ट्राई कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन भी दिख रहा है, आप चाहें तो हमारी साइट पर भी आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। आज का चौथा और अंतिम हमारा एडिट है हाउ टू एंड वैक्सीन हेजिटेंसी, और ये प्रीलिम GS 2-3 और ऐसे के लिए बहुत यूजफुल होगा। आज से कुछ सालों पहले भारत में फैमिली प्लानिंग हमारे हेल्थ सिस्टम का मेन लक्ष्य होता था, और हेल्थ वर्कर्स को उसके टारगेट देते थे कि भैया इतना टारगेट पूरा करके लाओ। तो ग्रास रूट के लोग फिर टारगेट चेजिंग करते थे, जिससे क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पे बहुत दबाव बनता था, लोगों का भरोसा सिस्टम पे से, पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे से टूट जाता था। तो वो अपनी रूटीन बीमारियों के लिए भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अवॉइड करते थे, जो घातक हो जाता था। तो इससे क्या लर्निंग है? किसी भी बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रकल्प में, सिस्टम में सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट। लोगों को अगर ट्रस्ट है कि हमारा नुकसान नहीं करेंगे तो लोग आगे बढ़ बढ़ के आएंगे। लोगों को ट्रस्ट नहीं तो वो आप आगे बढ़ के जाओगे तो भी भागते रहेंगे। और कोविड वैक्सीनेशन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। दुर्भाग्यवश कई दशकों से भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्हें सरकारें और हमारे नेता, उनकी एक सोच कॉमन रही है कि अगर आपने सारी इनपुट्स यानी निविष्टियां या आदान बढ़ा दिए तो अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, रिसोर्स, मैन पावर और पॉलिसी। लेकिन इनपुट आप कितना भी दो, आउटपुट की क्वालिटी इस पर डिपेंड करती है कि वो इनपुट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है लोगों के ऊपर। ये स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके ऊपर हम जो है नजर हटा चुके हैं। कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन रह जाता है, यानी हर समुदाय को किसी पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के प्रति संवेदनशील बनाना, ये हमसे हो नहीं पा रहा है। तो बहुत अच्छे टारगेट्स भी जिसमें नीयत साफ थी, उसको चेस करने के लिए फिर आप डंडा मार अप्रोच लगाते हो तो लोग और भागने लगते हैं। कोविड वैक्सीनेशन में कुछ ऐसा ही हुआ है और वैक्सीन हेजिटेंसी दिख रही है, जो एक भीषण आश्चर्य का विषय है, क्योंकि भारत में बड़े बड़े वैक्सीनेशन कैंपेन बिना वैक्सीन हेजिटेंसी के पहले किए गए हैं। तो क्या सबक मिला? भारत की जनता अपना अविश्वास जता रही है और सरकार को बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना चाहिए। नहीं तो आने वाले 5 सालों में अगर यह अविश्वास बढ़ा तो दूसरे टीकाकरण कार्यक्रम भी पटरी से उतर जाएंगे। तो लोगों को जो अभी हाल ही में कोविड वैक्सीन्स आई हैं, उसके प्रति डर हटाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि भारत में जिन क्षेत्रों में कोविड वैक्सीन लगने से बीमारी खत्म हुई, उनकी शोकेसिंग करो। जिन क्षेत्रों में लोगों ने कोविड वैक्सीन का विरोध किया, वहां बीमारी बढ़ गई, उसका भी शोकेसिंग करो और लोगों को बताओ कि देखो क्या होता है। इसके समानांतर गांव खेड़ों में जितने भी फोक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी तो फिलहाल ऐश चल रही है। सुबह शाम वो मॉडर्न मेडिसिन को गालियां दे रहे हैं, वैक्सीन्स को गालियां दे रहे हैं, और उसकी वजह से सरकार और स्थानीय नीति निर्माता और गुस्से में आ जाते हैं और टॉप डाउन अप्रोच लगा लेते हैं, क्योंकि अब वो डेस्परेट हो रहे हैं कि भाई टारगेट मीट नहीं हो रहे। ऑथर ने एक बड़ी बात बोली
कि वैक्सीन हेजिटेशन जो है, इट इज नॉट बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया डिस्ट्रस्ट साइंस, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटेंशंस हैव बीन मिसकम्युनिकेटेड। टारगेट मोड अवॉइड करना, क्योंकि इसी में जाके वो डंडा मार अप्रोच आती है और कम्युनिटी एलिनेशन होता है। 38 करोड़ वैक्सीन हम लगा चुके हैं, तो हम आगे भी कर सकते हैं। सारी बातें ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली लोगों से करो, उनको डराओ मत। लोकल सोशल साइंस प्रोफेशनल्स को अपने साथ ले लीजिए, तो वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन अच्छे से कर पाएंगे। ये टारगेट्स प्यार मोहब्बत से ही पूरे होंगे, जबरदस्ती से नहीं। आ गया समझ में? तो ये थे हमारे आज के एडिट्स। सुप्रीम कोर्ट के बहुत प्रसिद्ध जज साहब ने कहा है, चंद्रचूड़ ने, एंटी टेरर कानून यूएपीए का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए हो रहा है और यह गलत है। नीति आयोग के डॉक्टर पॉल ने कहा है कि तीसरी वेव नहीं आए, यह भारत के सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। यशपाल शर्मा, जिन्होंने 1983 की भारत की शानदार वेस्ट इंडीज विजय में बहुत बड़ा रोल निभाया था, उनका दुखद निधन हो गया। बहुत ही प्यारा कोर्स हमारा इंग्लिश का है दोस्तों। अगर आपको अंग्रेजी में ज़रा भी दिक्कत है, 100 सेशंस का ये कोर्स आप आज क्या एनरोल कीजिए और आपको बहुत लाभ होगा। भारत का चाइना के साथ ट्रेड दिन दूनी रात चौगुनी गति से तरक्की कर रहा है। अलग अलग एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी से आर्थिक विकास की गति पटरी पर आने में बहुत समय लगेगा। इट्स गोइंग टू डिरेल इकोनॉमिक रिकवरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तालिबान बोलता है कि हम शहरों के भीतर लड़ाइयां नहीं लड़ना चाहते हैं और सारे लोग चुपचाप सरेंडर कर दो। यही होना था दोस्तों, यही होना था। वैक्सीनेशन अक्रॉस स्टेट्स बहुत तेजी से गिर गया है और वैक्सीन के डोजेस कम पड़ गए फिर से। केरल के मुख्यमंत्री ने मोदी जी से मांग की है कि हमारे जीएसटी के ड्यूज आप जल्दी जल्दी दीजिए, और केरल ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार पर पिछले साल केस भी किया था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, तो समराइज कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कल के अद्भुत सेशन का इंतजार कीजिए। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।